एवरीवन, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना लंबा टॉपिक लेकर के आई हैं, लेकिन आप लोग ये समझिए कि जब तक कोई भी अगर घर बनाना होगा तो जब तक नींव की खुदाई नहीं होगी, नींव बनेगी नहीं, तब तक किसी भी घर का निर्माण अधूरा है। इसीलिए जब आप विषय समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र विषय पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि समाजशास्त्र की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे समाजशास्त्र की शुरुआत हुई, कहाँ हुई, कब हुई, किसके द्वारा किया गया। इसके लिए यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि भविष्य में चल कर के आपके नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे जॉब में जिसमें सोशियोलॉजी आता है, आपके बहुत ही काम आने वाले हैं ये टॉपिक। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से सुनिए। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है आप लोगों को यह टॉपिक बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, इसलिए ये लंबा टॉपिक हो गया है। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई शिशु जन्म लेता है, जब कोई नवजात जन्म लेता है, तो उस नवजात को समाज में रहने के लिए, अपने हाव भाव, अपने बोलने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से समाजशास्त्र को जानने से पहले, समाजशास्त्र विषय को पढ़ने से पहले यह टॉपिक जान लेना बेहद ज़रूरी है, द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। इसलिए जब भी आप हमारा लेक्चर सुने तो द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पहले पार्ट 1 को सुने, फिर बाद में आप पार्ट 2 को सुने। आइए अब हम आपको लेक्चर, अब आपको हम बताते हैं द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 2। औद्योगिक क्रांति सन 1760 के आसपास ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। इसने कपास, काटन तथा खनन, माइनिंग को प्रभावित किया। इससे पहले इंग्लैंड, फिर अन्य यूरोपीय देशों तथा बाद में अन्य महाद्वीपों में भी लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में जबरदस्त बदलाव आया। यूरोप में विशेषकर इंग्लैंड द्वारा नए क्षेत्रों की खोज व इसके साथ साथ व्यापार एवं वाणिज्य में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप शहरों में विकास के कारण चीजों की मांग बढ़ने लगी। कपड़ा जैसी परंपरागत उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण पहले घरेलू स्तर पर होता था, बाद में उस समय उत्पादन की घरेलू परंपरा प्रचलित थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान नए औजारों तथा नई तकनीकों का विकास हुआ, जिनसे व्यापक पैमाने पर वस्तुएं तैयार हो सकती थी। 1760 से 1830 के बीच औजारों, तकनीकों और उत्पादन के प्रबंध में कई नए आविष्कार हुए, जिनसे उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली अस्तित्व में आई। इस प्रकार उत्पादन की सामंतवादी प्रणाली के स्थान पर पूंजीवादी प्रणाली विकसित हुई। ब्रिटिश इतिहासकार अर्नाल्ड टायनबी द्वारा इसे औद्योगिक क्रांति शब्द द्वारा नामांकित किया गया। टायनबी ने अपनी पुस्तक ए स्टडी ऑफ हिस्ट्री 1934 to 1963 में औद्योगिक क्रांति के संबंध में विस्तृत उल्लेख किया है। इससे उद्योगपतियों का वर्ग उभर कर सामने आया, जिसने औद्योगिक प्रणाली को नियंत्रित किया। इस क्रांति के कारण समाज में हाथ से बनी वस्तुओं का पुराना युग समाप्त हो गया और यंत्र निर्मित वस्तुओं के नए युग का आगमन हुआ। उपर्युक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कोई भी व्यवस्था स्थायित्व को नहीं प्राप्त कर पा रही थी। समाज अनेकों समस्याओं का सामना कर रहा था। तत्कालीन विद्वानों द्वारा सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। समाज में विज्ञान का महत्व सर्वाधिक था और सामाजिक समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक ढंग से करने पर बल दिया जा रहा था। इन विद्वानों ने
इन विद्वानों में सेंट साइमन 1970 to 1825 अग्रणी थे, जिन्होंने समाज के अध्ययन के लिए एक अलग विषय सामाजिक जीव विज्ञान सोशल बायोलॉजी का उल्लेख किया। औद्योगिक फ्रांस ने जिस नए समाज को जन्म दिया उसे सेंट साइमन औद्योगिक समाज इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा। जब फ्रांसीसी क्रांति से फ्रांसीसी समाज में उबाल आ रहा था, उसी बीच 19 जनवरी 1798 को 19 जनवरी 1798 को अगस्त कोम्ट का जन्म हुआ। उस समय ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हो रही थी जिन्होंने आधुनिक विश्व की नींव रखने का काम किया था। रेसिडोर आगस्ट मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कोम्ट, जो कि आगस्त कोम्टे का पूरा नाम है, रेसिडोर आगस्त मैरी फ्रैंकोइज जेवियर कोम्ट, फ्रांसीसी क्रांति द्वारा हुए सामाजिक विनाश से भी प्रभावित हुआ था। वह फ्रांसीसी क्रांति के परिणामों के बीच रह रहा था। वह उस समय की अव्यवस्था और जनता की मौलिक तथा सांस्कृतिक निर्धनता से लगातार परेशान और बेचैन रहता था। उसकी मौलिक जीवन पर्यंत धुन यह रही कि अव्यवस्था की जगह व्यवस्था कैसे प्रतिस्थापित हो और समाज की पुनः रचना कैसे की जाए। समाज के विकास के लिए व्यवस्था का स्थापित होना आवश्यक है। साइमन, जो अगस्त कोम्ट का गुरु भी था, उसके सचिव के रूप में कोम्ट ने समाज की स्थिरता के लिए मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। दोनों ने मिलकर 1822 ईस्वी में एक कृति की रचना की जिसका नाम प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी था, जिसमें समाज के अध्ययन की रूपरेखा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश साइमन तथा कोम्ट की दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चल पाई तथा दोनों के बीच सन 1824 में विच्छेद हो गया। तत्पश्चात कोम्ट द्वारा अकेले ही प्रयास किया जाता रहा। सन 1838 में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए सामाजिक भौतिकी सोशल फिजिक्स का प्रयोग किया गया, लेकिन यह शब्द बेल्जियम के वैज्ञानिक एडोल्फ क्वेटलेट द्वारा चुरा लिया गया, जिसके पश्चात कोम्ट ने नया शब्द समाजशास्त्र सोशियोलॉजी की रचना सन 1838 में ही किया। शास्त्र लैटिन तथा ग्रीक भाषा के दो भिन्न शब्दों के मिलने से बना था, जिस पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। मिल द्वारा समाजशास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे विद्वानों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार एक नए विषय समाजशास्त्र का उद्भव तत्कालीन परिस्थितियों का परिणाम है। कांट को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है क्योंकि यह शब्द इन्हीं के द्वारा गढ़ा तथा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। कांट के ही शब्दों में समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था सोशल ऑर्डर व प्रगति सोशल प्रोग्रेस का विज्ञान है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए कांट द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात 1838 ईस्वी में एक नए विशेष समाजशास्त्र की स्थापना की गई। कांट द्वारा विज्ञानों का संस्करण भी प्रस्तुत किया गया तथा जिसमें उन्होंने गणित शास्त्र को प्रथम तथा समाज शास्त्र को अंतिम स्थान दिया है और समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। अतः समाजशास्त्र के उद्भव के लिए औद्योगिक क्रांति 1760 तथा फ्रांसीसी क्रांति 1789 को ही तात्कालिक रूप से उत्तरदायी माना जाता है। इसके बाद ही समाजशास्त्र के विकास में जिन प्रमुख बौद्धिक परंपराओं का योगदान सबसे अधिक रहा है, इन्हें हम 5 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जिनमें से पहला भाग है राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी। इस काल के विचारकों ने आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं जैसे प्रजातंत्र के सामाजिक आयामों की चर्चा की। पुराने राजनीतिक मूल्यों एवं परंपराओं को उखाड़ फेंकने का सुझाव दिया। उनका मानना था कि पुराने मूल्यों के आधार पर नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता। भाग है इतिहास का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। इस काल के प्रमुख विचारकों जैसे स्मिथ, हीगल, फर्गुसन, कांट ने
समाज के विकास एवं परिवर्तन का एक नया विश्लेषण एवं दर्शन दिया, जिसका बौद्धिक प्रयास आज भी देखने को मिलता है। तीसरा भाग है उद्विकास के जैविक सिद्धांत, बायोलॉजिकल थ्योरीज। लैमार्क एवं डार्विन जैसे विचारकों ने मानव के उद्विकास का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसका प्रभाव स्पेंसर तथा मॉर्गन जैसे विद्वानों के विचारों में भी दिखाई पड़ता है। जैविक उद्विकास के सिद्धांत ने समस्त परंपरागत मान्यताओं को उखाड़ फेंका और एक नए वैज्ञानिक चिंतन का मार्ग प्रशस्त किया। भाग है सामाजिक एवं आर्थिक सुधार का आंदोलन, मूवमेंट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कुछ विचारकों ने औद्योगिक एवं फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के अध्ययन हेतु सर्वेक्षण पद्धति के प्रयोग पर बल दिया। पांचवा भाग है सामाजिक सर्वेक्षण विधि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सर्वे मेथड। इसमें इरविन जेटलिन ने लिखा कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति दो विरोधी विचारधाराओं के बीच अंतःक्रिया से हुई है। प्रथम विचारधारा को प्रगति की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ प्रोग्रेस, और दूसरे को व्यवस्था की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर की संज्ञा दी है। पहली विचारधारा 18वीं सदी की विचारधारा मानी जाती है। प्रगति की विचारधारा को मानने वालों की मान्यता यह थी कि समाज प्रकृति का एक अंग है, इसलिए प्रकृति का नियम समाज पर भी लागू होता है। दूसरी ओर औद्योगिक तथा फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय समाज एक संक्रांति काल से गुजरा था। पुराने नियम, पुराने मूल्य एवं विचार टूट रहे थे और उनकी जगह पर नए सामाजिक नियम व कानून उदित हो रहे थे। परिणाम स्वरूप बुद्धिजीवी जगत में विरोधी विचारधारा का विकास 19वीं सदी के प्रारंभिक काल में हुआ, जिसे व्यवस्था की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।